दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज यू विल वॉच ऑन सिस्टम डिजाइन, फुली एनिमेटेड। इसके बाद तुम्हें सिस्टम डिजाइन का एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। ऑल्सो जिस पीडीएफ से मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ, अगर तुम्हें उसका लिंक चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि उसमें मैं तुम्हें बताऊंगी तुम वो पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग कितने कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, व्हाट्सएप, लेकिन ये सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स इतने स्मूथली कैसे काम कर पाते हैं? ये सिर्फ अच्छा कोड लिखने का रिजल्ट नहीं है। हजारों इंजीनियरिंग डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि कहां पर डेटा स्टोर होगा, किस तरह से स्टोर होगा, रिक्वेस्ट किस राउट से जाएगी, सिस्टम फेल होने के बाद भी सर्विस कैसे चलती रहेगी। इन्हीं सब डिसीजंस का कलेक्शन ही सिस्टम डिजाइन है। सिस्टम डिजाइन का असली मतलब होता है किसी एप्लीकेशन को इस तरीके से डिजाइन करना कि वो फास्ट हो, रिलायबल हो, स्केलेबल हो, और अगर यूजर्स मिलियंस या बिलियंस में ग्रो कर रहे हो तो उस टाइम पर भी एप्लीकेशन स्टेबल रहे। एंड इसी को सिस्टम डिजाइन बोला जाता है। इस वीडियो को मैंने आपके लिए 6 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, सिस्टम आर्किटेक्चर, स्केलेबिलिटी, डेटा मैनेजमेंट, फॉल्ट टॉलरेंस एंड ऑपरेशंस, एंड सभी में तुम्हें बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी। अब यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि सिस्टम डिजाइन 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हाई लेवल एंड लो लेवल। हाई लेवल में हम ये समझते हैं कि पूरे सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसा होगा, कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, वो आपस में कैसे कनेक्टेड रहेंगे, एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, रिक्वेस्ट पूरे सिस्टम में कैसे ट्रैवल करेगी, ये सब कुछ हाई लेवल में आता है। और लो लेवल में आर्किटेक्चर के अंदर का हर फीचर, कि एक्चुअली में वो कंपोनेंट कैसे इंप्लीमेंट हुआ, क्लासेस, एपीआई, डेटाबेस मॉडल्स, बिजनेस लॉजिक और इंटरनल स्ट्रक्चर, सब कुछ यहाँ पर आता है। एक फीचर को लिखना प्रोग्रामिंग हो सकती है, लेकिन एंड टू एंड पूरा प्रोडक्ट चलाना, दैट इज सिस्टम डिजाइन। इस वीडियो में हम इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेंगे और उसके थ्रू हम मेजरली सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 1 पे आते हैं, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। अब जब तुम इंस्टाग्राम खोलते हो और इंस्टाग्राम खोलते ही फीड तुम्हारे फोन पर आ जाती है, तो तुम्हारा फोन किसी तरीके से तो इंस्टाग्राम के सर्वर से बात कर रहा है, राइट? यहाँ पर ये समझना इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा फोन इधर क्लाइंट है एंड इंस्टाग्राम का सर्वर से वो डेटा लेके आना चाहता है। तो तुम्हारा क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट भेजता है और उससे इन रिटर्न रिस्पॉन्स ले आता है। अब ये सब कुछ कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम्हारे पोस्ट कौन से हैं, कितने हैं, तुम किन लोगों को फॉलो करते हो, तुम्हें क्या सजेशन दिखानी है, वो सब कुछ सर्वर में हो रहा है। अब एक और सवाल आता है कि इंटरनेट पर करोड़ों सर्वर हैं, तो फोन को कैसे पता कि वो इंस्टाग्राम का सर्वर कौन सा है? हर सर्वर का एक एड्रेस होता है जिसको आईपी एड्रेस भी बोलते हैं। इट इज एन यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस। लेकिन हम आईपी एड्रेस नहीं लिखते, हम instagram.com उसका नाम लिखते हैं और वहां से उसे आईपी एड्रेस पता चल जाता है। तो ये instagram.com क्या है? तुमने सुना होगा ना, डोमेन। instagram.com DNS, डोमेन नेम सिस्टम से आता है। DNS नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। अब डिवाइस के पास सही एड्रेस है और अब उस एड्रेस पर जाकर उसे कम्युनिकेशन करना है किसी रूल या किसी प्रोटोकॉल के थ्रू, एंड इसी कम्युनिकेशन के रूल्स को HTTP डिफाइन करता है। रिक्वेस्ट किस फॉर्मेट में भेजनी है, रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में आएगा, ये सब HTTP डिसाइड करता है। जब इसी कम्युनिकेशन को इंक्रिप्शन के साथ सिक्योर कर दिया जाता है, तब वो HTTPS बन जाता है। अब कनेक्शन भी बन चुका है और कम्युनिकेशन की लैंग्वेज भी मिल चुकी है, लेकिन सर्वर को क्या पता कि तुम्हें क्या चाहिए। क्या तुम अभी अपने पोस्ट देखना चाहते हो, या तुम फीड स्क्रॉल करना चाहते हो, दूसरों के पोस्ट लाइक करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो? क्लाइंट की डिमांड क्या है, ये सर्वर को कैसे पता? इस रिक्वायरमेंट को डिफाइन करता है API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एंड इस पर मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई थी इसके टाइप्स पर। मैं यहाँ पर लिंक कर देती हूँ, पहले ये पूरी वीडियो देख लो, उसके बाद वो जरूर देखना। API ना क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक एग्रीमेंट है। जैसे एक होटल का जो शेफ है और जो कस्टमर है, उनके बीच का कम्युनिकेशन एक वेटर करता है, उसी तरीके से क्लाइंट और सर्वर के बीच का कम्युनिकेशन API करता है। तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब बातें मैं क्यों बता रही हूँ, बट ये सब बातें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर तुम्हें डिटेल में हर बात सेंस बनाएगी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, सिस्टम आर्किटेक्चर। तुमने अभी तक ये देखा कि एक रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर तक पहुंची कैसे, पर सर्वर पर पहुंचने के बाद अब आगे क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी और बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरी एप्लीकेशन चल किस तरीके से रही है, एक स्मूथ फ्लो कैसे बना रही है, इस सब का जवाब सिस्टम आर्किटेक्चर में छुपा है। तुमने सुना होगा कि इंस्टाग्राम पहले सिर्फ एक फोटो शेयरिंग साइट था, जहाँ पर बहुत सिंपल फीचर्स थे, कुछ ज्यादा खास नहीं था, फ्रेंड्स रिकमेंड तुम्हें नहीं होते थे इतने, सिर्फ होम प्रोफाइल, फोटो अपलोड,
इमेज कंटेंट फीड और कुछ छोटे छोटे फीचर्स। इतनी छोटी एप्लीकेशन के लिए अगर तुम बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स बनाओगे, सर्विसेज बनाओगे, तो वो तुम्हारा ही टाइम वेस्ट है। और एक ही डिप्लॉयमेंट में रखते हैं तो उसको मोनोलिथिक आर्किटेक्चर बोला गया है। मोनोलिथिक वर्ड से ही तुम्हें समझ आ रहा होगा। 1, एक ही कोड बेस में तुमने सारे फीचर्स लिखे हैं, पूरा तुम्हारा एप्लीकेशन ही एक सर्विस में है। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर बेस्ट चॉइस है जब तुम कोई अपना पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहे हो जो इतना बड़ा नहीं है, जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स अलग अलग फीचर्स नहीं है, तब मोनोलिथिक आर्किटेक्चर बेस्ट चॉइस होता है। बट मोनोलिथिक का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ रैंडमली पड़ा है। इट फॉलोज एन आर्किटेक्चर प्रॉपर। उसमें भी लॉजिकली 3 लेयर्स में एप्लीकेशन ऑर्गेनाइज की जाती है। प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर एंड डेटा लेयर, ये 3 लेयर्स है मेजर। प्रेजेंटेशन लेयर वो है जो यूजर की रिक्वेस्ट रिसीव करने वाली है और जो रिस्पॉन्स भी दिखाएगी। एप्लीकेशन लेयर वो है जहाँ पर बिजनेस लॉजिक है, और डेटा लेयर डेटाबेस और स्टोरेज को हैंडल करती है। इसको 3 टियर आर्किटेक्चर भी बोला जाता है, अगर तुमने सुना हो कहीं तो। अब जैसे जैसे इंस्टाग्राम बड़ा होने लगा, प्रॉब्लम्स भी बड़ी होने लगी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगा, नए फीचर्स बैक टू बैक ऐड होने लगे, तो क्या यही मोनोलिथिक आर्किटेक्चर यूज किया जा सकता था? मान लो अगर पूरी एक ही पर डिप्लॉय होती, तो अगर किसी एक फीचर में बग आया होता, फॉर एग्जांपल रील्स वाले फीचर में कोई बग है, तो पूरी एप्लीकेशन तुम्हारी खतरे में पड़ जाएगी। इट इज दैट क्रिटिकल। एंड यहाँ से आर्किटेक्चर बदलना शुरू होता है। एक बड़े एप्लीकेशन को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट पार्ट्स में तोड़ देना, जैसे फीड की अलग सर्विस, रील्स की अलग सर्विस, इस तरीके से सर्च की अलग सर्विस। हर सर्विस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है और अपनी अलग डिप्लॉयमेंट भी है उनकी। इसी अप्रोच को माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बोला गया है। अब डिप्लॉयमेंट इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी सर्विस पर भेजना है? अभी इतनी सारी माइक्रो सर्विस है और मान लो रील वाली माइक्रो सर्विस पे रिक्वेस्ट भेजनी है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये रिक्वेस्ट रील वाली माइक्रो सर्विस पे जानी है? क्लाइंट को अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पता होनी चाहिए, तो इसलिए ये एंट्री पॉइंट रिक्वेस्ट को समझता है और सही सर्विस तक भेजता है, और इसको एपीआई गेटवे बोलते हैं। अब क्लाइंट को सिर्फ एक ही एंट्री पॉइंट याद रखना है जो सही सर्विस तक अपने आप पहुंचा देगा उसकी रिक्वेस्ट। अब हर सर्विस का भी कोई एड्रेस होता है, नहीं तो एपीआई गेटवे को कैसे पता चलेगा कि कौन सा सर्विस कहां पर है? अब वो एड्रेस ना फिक्स नहीं होता, क्योंकि एक ही टाइम पर बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज काम कर रही हैं, बहुत बार बंद भी होती हैं, बहुत बार नई सर्विसेज चालू भी होती हैं, तो इसलिए ये आईपी एड्रेसेस डायनामिक होते हैं, ये इंटरनल होते हैं। अब डायनामिक है तो इनकी लोकेशन बदलती जा रही है, इनके आईपी एड्रेसेस बदल रहे हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि इस समय कौन सा आईपी एड्रेस है किसी पर्टिकुलर सर्विस का? इसी यूज केस के लिए एक लाइव रजिस्ट्री मेंटेन की जाती है, बनाई जाती है, जो बताती है कि कौन सी सर्विस इस वक्त कहां पर अवेलेबल है, और इसी मैकेनिज्म को सर्विस डिस्कवरी भी कहते हैं, एज द नेम सजेस्ट। अब गेटवे तक रिक्वेस्ट पहुंचने से पहले एक और लेयर होती है जो क्लाइंट और सर्विसेज के बीच में है। ये ना पुलिस है काइंड ऑफ, क्योंकि ये अब बैठकर देख रही है कि इंटरनेट से कैसी रिक्वेस्ट आ रही है, क्या वो सेफ है, क्या वो सस्पिशियस तो नहीं है। सस्पिशियस हो अगर ट्रैफिक तो ब्लॉक कर देती है उसको, और लोड कितना आ रहा है, अगर लोड बहुत ज्यादा है तो मल्टीपल सर्वर्स पे लोड डिवाइड भी कर देती है। इसका मेन काम क्या है कि ट्रैफिक को सेफली एंड एफिशिएंटली मैनेज करे, एंड इस लेयर को बोलते हैं रिवर्स प्रॉक्सी। सुना होगा तुमने पहले नाम, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो रिवर्स प्रॉक्सी ना एक फ्रंट गार्ड की तरह काम कर रही है तुम्हारे लिए। अब मान लो तुमने कोई फोटो अपलोड करी, तो तुमने फोटो अपलोड करी तो क्या क्या होगा? सब फॉलोअर्स को नोटिफिकेशन भी जाएगा, जितनी बार एक लाइक हुआ तुम्हारी फोटो पे तुम्हें नोटिफिकेशन आएगा, किसने कमेंट करा, किसने तुम्हारी फोटो को लाइक करा, शेयर करा, तुम्हारे पोस्ट का काउंट बढ़ेगा, तुम्हारे प्रोफाइल पिक्चर की फीड पर तुम्हारी वो नया पोस्ट आना शुरू होगा। तो बहुत कुछ होगा ना एक अपलोड बटन से। एक एक चीज वो अपलोड सर्विस जाकर कर रही होगी? बिल्कुल नहीं। वो अपलोड सर्विस सिर्फ एक मैसेज भेज देती है कि नया पोस्ट अपलोड हुआ है, एंड ये मैसेज भेजने को ना इवेंट बोला जाता है, ये एक इवेंट है। अब जो सर्विसेज इस इवेंट में इंटरेस्टेड हैं, जैसे नोटिफिकेशन सिस्टम या मान लो सर्च या लाइक, जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो अपना काम इंडिपेंडेंटली कर लेते हैं आफ्टर लिसनिंग टू दिस इवेंट। इसी को इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर बोला गया है। एक सर्विस ने इवेंट पब्लिश किया, बाकी सर्विसेज उस पर रिएक्ट करती है। मेन यहाँ पर प्रॉब्लम आती है जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाए, इतना ज्यादा ट्रैफिक कि करोड़ों में लोग हों, एंड यहाँ पर अब नेक्स्ट चैप्टर आता है, दैट इज स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। क्वेश्चन सिंपल है, क्या एक ही सर्वर इतनी सारी करोड़ों रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है? इसका एक पॉसिबल आंसर है कि सर्वर को इतना पावरफुल बना दो कि वो हैंडल कर सके। ज्यादा सीपीयू, ज्यादा रैम, ज्यादा स्टोरेज, सब कुछ ज्यादा कर दो,
एक ही मशीन को और ज्यादा अपग्रेड करो। इसी अप्रोच को वर्टिकल स्केलिंग बोलते हैं। तुमने बहुत जगह सुना होगा, इंटरव्यूज में भी ये पूछा जाता है। शुरू में ये तुम्हें फास्ट और सिंपल लग सकता है, लेकिन हर मशीन की ना एक फिजिकल लिमिट होती है। एक पॉइंट के बाद तुम उसे पावरफुल और ज्यादा नहीं बना सकते। अगर बना भी सकते हो तो वो इतना कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है। और मान लो अगर तुमने एक को बना भी लिया उतना पावरफुल और वो एक मशीन फेल हो जाती है, तो अब क्या होगा? तो इसलिए इंजीनियर्स ने इसको अलग तरीके से सोचा। इसका सोल्यूशन, एक मशीन को बहुत पावरफुल बनाने से अच्छा मल्टीपल कॉपीज बना दो उस मशीन की। ट्रैफिक अगर बढ़े तो और नए सर्वर्स ऐड कर दो, ट्रैफिक अगर कम हो तो एक्स्ट्रा सर्वर्स हटा दो। और इसी अप्रोच को हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बोला जाता है। अब सिस्टम पावरफुल भी हो गया, फेलियर का रिस्क भी कम हो गया, लेकिन बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर भेजनी है ये रिक्वेस्ट? एंड यहीं पर काम आता है लोड बैलेंसर। तो ये लिटरली एक ट्रैफिक पुलिस है। हर इनकमिंग रिक्वेस्ट को अवेलेबल सर्वर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बाय द वे, इसमें आईपी एड्रेस और डीएनएस भी मैंने समझाया है। कंप्यूटर नेटवर्क के भी वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर तुम चाहते हो कंप्यूटर नेटवर्क पर भी एक ऐसी ही वीडियो आए तो कमेंट सेक्शन में कंप्यूटर नेटवर्क लिख देना। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। अब सर्वर्स काम कर रहे हैं, बट तुम खुद सोचो, तुम लॉग्ड इन हो एंड तुम्हारी लॉगिन की इंफॉर्मेशन सर्वर ए पर है। पर अब जब रिक्वेस्ट तुमने भेजी तो लोड बैलेंसर ने सर्वर बी पे भेज दी उस रिक्वेस्ट को। तो सर्वर बी को कैसे पता चला कि तुम लॉग्ड इन हो ऑलरेडी? इसी वजह से सिस्टम को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, स्टेटफुल एंड स्टेटलेस। अब जो स्टेटफुल सिस्टम है वो तुम्हारी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल खत्म होने के बाद भी तुम्हारी इंफॉर्मेशन अपने पास याद रखता है, लेकिन स्टेटलेस हर रिक्वेस्ट को कंप्लीटली नई इंफॉर्मेशन की तरह प्रोसेस करता है। इसी वजह से कोई भी अवेलेबल सर्वर किसी भी रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है एंड इसलिए हॉरिजॉन्टल स्केलिंग सेंस भी बनाती है, अदरवाइज वो नहीं हो पाता। मान लो किसी इंस्टाग्राम रील पर 10 मिलियन व्यूज है, तो क्या वो 10 मिलियन बार तुमसे बार बार डेटाबेस से फेच करके लाएगा इंफॉर्मेशन की कितने व्यूज हैं उधर? बिल्कुल नहीं। ये एक टेम्पररी मेमोरी में स्टोर कर देगा जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वो फेच करके लाया और वहीं से आकर वापस ले आएगा, ना कि बार बार डेटाबेस में जाएगा। एंड इसी टेक्निक को ना कैशिंग बोलते हैं। तो ये कैशे मेमोरी डेटाबेस का लोड कम करता है और हर रिस्पॉन्स को बहुत फास्ट बना देता है। अब तुम इंडिया में रहकर किसी यूएस के इन्फ्लुएंसर का मान लो पोस्ट देख रहे हो और तुम उसे लाइक कर रहे हो, वो पोस्ट तुम्हारे लिए फेच होकर आ रहा है, तो अब वो डिले होना चाहिए, राइट? क्योंकि यूएस के सर्वर पर है कहीं पर तो उस बंदे की फोटो और तुम उसे लेकर आ रहे हो। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि इमेजेस, वीडियोस और स्टैटिक फाइल्स की कॉपी दुनिया के कोनों में अलग अलग जगहों पे स्टोर कर दी जाती है एंड यूजर को हमेशा नियरेस्ट कॉपी सर्व होती है। इसी ग्लोबल नेटवर्क को CDN बोलते हैं, यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब एक लास्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। मान लो तुम इंस्टाग्राम फीड स्क्रॉल कर रहे हो, तो क्या सारी फीड्स एक साथ लोड हो जाती हैं? नहीं। जैसे जैसे तुम स्क्रॉल करते हो वैसे वैसे नया डेटा लोड होकर आता रहता है एंड इसी टेक्निक को लेजी लोडिंग बोला गया है, यानी सिर्फ वही लोड करो जिसकी उस समय जरूरत है। ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी एंड आई अंडरस्टैंड तुम लोग को बड़ी वीडियोस देखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए अगर तुम एक्साइटेड हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना वेटिंग फॉर पार्ट 2। और ये PDF अगर तुम लेना चाहते हो तो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाओ, उसे ज्वाइन करो एंड तुम्हें वहां पर इस PDF का लिंक जरूर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर तुम रैग क्या होता है ये समझना चाहते हो ऐसी ही एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से, तो मैंने तुम्हारे लिए उस पर वीडियो बनाई थी, मैं यहाँ पर लिंक कर देती हूँ एंड अब वहीं मिलती हूँ तुमसे। बाय।